हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। चैनल पे चल रही है अनिल मोहन जी द्वारा लिखित बंधक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका तीसरा भाग। हर कदम पर बेहद सख्त पहरा है। सीसीटीवी कैमरे भी अवश्य होंगे। तभी एक युवती को उन्होंने अपनी तरफ बढ़ते देखा। वो सफ़ेद टाइट निकर और छोटे से सफ़ेद ब्लाउज में थी। ये अजीत सिंह की बेटी है, महाजन बोला। माशूका होगी, मोना चौधरी ने कहा। मैंने उसके बारे में पता किया, उसने शादी नहीं की है, कोई रिश्तेदार नहीं। वो है कहाँ? उधर सोफे पर बैठा है। सोफे के पीछे से सिगरेट का धुआं उठ रहा है, मोना चौधरी ने दबे स्वर में कहा। मतलब कि यहाँ इन दोनों के अलावा कोई और नहीं है? नहीं, हम डिश एंटीना ठीक करने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए यहाँ सुरक्षा की क्या ज़रूरत। युवती पास आ पहुंची और दोनों को देखकर बोली, तुम लोग पहले यहाँ नहीं आए? हम पहली बार ही यहाँ आए हैं। टीवी केबल में खराबी आ गई है, वो चेक करो, जल्दी से ठीक कर दो। अभी करते हैं। टीवी किधर? सामने दीवार पर। युवती ने उस तरफ इशारा किया। चेक कर लेते हैं। यहाँ सब ठीक रहा तो छत पर जाना पड़ेगा। मोना चौधरी और महाजन टीवी की तरफ बढ़ गए। युवती सेना के पास जा पहुंची। वो अभी टीवी ठीक कर देंगी, युवती ने उससे कहा। सूजी डियर, तुम सच में मेरा बहुत ध्यान रखती हो। सेना मस्ती में था। आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी, सूजी ने शोक स्वर में कहा। आज तो मैं भी सोने के मूड में नहीं हूँ। सेना ने हंसकर टीवी की तरफ देखा। मोना चौधरी और महाजन टीवी में उलझे दिखे। चंद पल सेना उन्हें देखता रहा, फिर सूजी से कह उठा, फौरन गनमैनों को बुलाओ। सूजी ने बिना कुछ पूछे तुरंत सामने मौजूद टेबल के नीचे का बटन दबा दिया। अजीत सिन्हा की निगाह मोना चौधरी और महाजन पर ही थी। चेहरे पर शांत सी मुस्कान थी। तभी एक तरफ का दरवाज़ा खुला और दो गनमैन तुरंत भीतर आकर खड़े हो गए। सेना ने उन्हें देखा और गर्दन से मोना चौधरी और महाजन की तरफ इशारा किया। दोनों गनमैन सावधानी से आगे बढ़े और मोना चौधरी और महाजन से 10 कदमों पर ठिठक गए। ये सब देखकर सूजी सतर्क हो चुकी थी। क्या बात है? सूजी ने सेना को देखा। तुम परवाह मत करो, सिर्फ मेरा ध्यान रखो, सेना ने कहा और खड़ा हो गया। गाउन ठीक किया? कुछ मुझे भी तो पता चले। सेना ने सूजी की कमर में हाथ डाला और कह उठा, आओ कुछ देर बेडरूम में बिता लें। सूजी सेना के साथ लिपटी सी चल पड़ी और बोली, आज इतनी जल्दी? अभी तो तुमने ठीक से पी भी नहीं, डिनर भी नहीं किया, और चलो मैं तुम्हें कोई खेल दिखाता हूँ। सेना हंसा। खेल? चलो तो। सेना सूजी को अपने साथ सटाए एक दरवाजे के पास पहुंचा तो सूजी ने फौरन दरवाज़ा खोला। दोनों भीतर प्रवेश कर गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मोना चौधरी और महाजन टीवी की केबल चेक कर रहे थे। उन्हें देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था, परंतु हकीकत में उनकी नज़रें सेना और सूजी पर थी और वो एक्शन में आने की सोच रहे थे कि तभी उन्होंने दो गनमैनों को भीतर आया देखा। दो गनमैन भीतर आ गए। हाँ, मोना चौधरी ने कहा। वो व्यस्त होने का दिखावा कर रही थी। दो पल बीते कि महाजन क्या उठा। सेना उस लड़की के साथ कहीं जा रहा है, शायद बाहर। मोना चौधरी पहले ही देख चुकी थी उन दोनों को। फिर उसने उन दोनों को एक दरवाज़ा खोलकर भीतर जाते देखा। दरवाज़ा बंद हो गया। वो बेडरूम में गए हैं, मोना चौधरी दबे स्वर में बोली। दोनों गनमैन हमारे पास आ खड़े हुए हैं। मोना चौधरी ने उसी पल केबिल छोड़कर अपनी पैंट के भीतर पैंटी में हाथ डाला और नन्ना सा पिस्टल जैसा हथियार निकाला और दोनों गनमैनों की तरफ पलटते हुए फुर्ती से 2 बार उसका ट्रिगर दबाया। कोई आवाज़ नहीं हुई। 2 पल तो गनमैन वैसे ही खड़े रहे। शायद वे कुछ समझ नहीं पाए थे, परंतु अपने शरीर के उस हिस्से पर हल्की सी चुभन अवश्य महसूस हुई जहां पर उस रिवॉल्वर की नाल से निकलने वाली सुई चुभी थी। फिर उन्हें चक्कर आए और एक के बाद एक दोनों नीचे गिरते चले गए। उन सुइयों पर बेहोशी की जहरीली दवा लगी थी जो सेकंडों में सामने वाले को बेहोश कर देती थी, और इनका हाल भी यही हुआ था। पिस्टल जैसा यह हथियार चाइनीज था। आओ। महाजन उन दोनों के गिरते ही तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां सेना और सूजी गए थे। मोना चौधरी उस पिस्टल को थामे सतर्क सी उसके पीछे बढ़ी। महाजन ने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलना चाहा, परंतु वो दरवाज़ा इस तरह जाम था कि वो हिला भी नहीं। महाजन के होंठ भिज गए। ये तो पक्की तरह बंद है। क्या उसके वापस आने का इंतज़ार करें? महाजन क्या उठा। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, कोई दूसरा रास्ता तलाश करते हैं, कहकर मोना चौधरी उस तरफ बढ़ गई जिस दरवाजे से वो दोनों गनमैन भीतर आए थे। यहाँ और भी गनमैन होंगे, वो हम पर गोलियाँ चला सकते हैं। मैं गनमैन वाली गन लेकर आता, महाजन ने कहना चाहा। नहीं, गोलियाँ चली तो हम फंस जाएंगे। आवाज़ नीचे तक जाएगी, रात का वक्त है, फायरिंग गूंजेगी। वो अब सतर्क हो जाएंगे, तब हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। सुइयों वाली पिस्टल एक ही है और निश्चिंत रहो, मैं संभाल लूँगी। मोना चौधरी दरवाजे के पास पहुँच चुकी थी। वो दरवाज़ा खुला मिला। दोनों बाहर निकले। आगे जाता एक ही रास्ता दिखा, वहाँ कोई नहीं था। दोनों सावधानी से आगे बढ़ गए। मोना चौधरी पूरी तरह चौकन्नी नजर आ रही थी। वो किसी भी कीमत पर फायरिंग नहीं होने देना चाहती थी। गोलियों की आवाज़ सारे समीकरण बिगाड़ सकती थी।
जबकि वो अपना काम खामोशी से करके निकल जाना चाहती थी। वो रास्ता 15 फुट पर ख़त्म हो गया। लॉबी में आ पहुंचे थे वे। लॉबी से 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं की तरफ जा रहे थे। दोनों की निगाह उन रास्तों की तरफ घूमी। उसी पल उनके कानों में कदमों की आहटें पड़ी। एक रास्ते से कोई आ रहा था। दोनों तुरंत दरवाजे की ओट में हो गए। कदमों की आहटें स्पष्ट होती जा रही थीं, करीब आती जा रही थीं। वो एक नहीं, 2 जोड़े कदमों की आवाज़ें थीं। मोना चौधरी और महाजन की नज़रें मिली। कानों में आवाज़ें पड़ी। कल मैं अपने परिवार के साथ फिल्म देखने चला गया था। 4 दिन की छुट्टी का आखिरी दिन था। कार की इंश्योरेंस भी करवा ली। मैं अगले महीने छुट्टी पर जाऊंगा। तब मेरी बहन की शादी है, बहुत काम करना पड़ेगा। पता चला कि केबल में कुछ खराबी आ गई है। हाँ, कंपनी से ठीक करने वाले आ गए हैं। इसी पल वे गैलरी से बाहर आए और सामने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। मोना चौधरी और महाजन पर नज़र नहीं पड़ी। दोनों 3 कदम पीछे की तरफ थे और वे सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस 8वीं मंजिल पर भीतरी हिस्से में पहुंच भी सकता है। मोना चौधरी ने होंठ भींचकर सुई वाली पिस्तौल सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। 2 पल बीते। तीसरे ही पल आगे बढ़ते एक गनमैन के कदम कुछ हल्के पड़े। फिर वो रुक गया। उसकी टांगें मुड़ी और नीचे गिरकर वो बेहोश होता चला गया। उसकी यह हालत देखकर दूसरा चौक का ठिटका पलटा। अगले ही पल वो हैरान हो उठा। मोना चौधरी और महाजन को देख चुका था वो। उसने तुरंत कंधे पर लटकी गन को हाथों में लेना चाहा। खबरदार! मोना चौधरी दांत भींचे कुर्राई। हाथों को गन से दूर रखो। उसने हाथों को नीचे की तरफ लटका लिया। वो अभी तक चौंका हुआ था। तुम? उनके शरीरों पर पड़े कपड़ों को देखता क्या उठा। केबल वाले हो? मरना चाहते हो या जिंदा रहना चाहते हो? मोना चौधरी आगे बढ़ी और उसके पास पहुंचकर उसके सीने पर नाल लग दी। तुमने मेरे साथी को मार दिया। तुम भी मरोगे अगर अजीत सिन्हा के पास मुझे ना ले गए तो। मोना चौधरी खतरनाक स्वर में बोली। सर, हॉल रूम में है, वहाँ नहीं है। वहाँ से वो एक कमरे में चला गया है। कमरे में? वो बेडरूम है। अगले ही पल वो बोला। उसके भीतर कोई नहीं जा सकता। क्यों? वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है। वो भीतर से पक्के तौर पर बंद किया जा सकता है। वो बेडरूम की तरह, मुझे वहाँ ले चलो। गनमैन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। चलो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एकाएक वो सिर हिलाकर कह उठा। क्या मतलब? सर, वहाँ से तुम दोनों को देख रहे होंगे। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। महाजन करीब आ पहुंचा। देख रहे होंगे? क्या कहना चाहते हो? मोना चौधरी ने भिचे स्वर में कहा। सर के बेडरूम से बाहर का कहीं का भी नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ सीसीटीवी कैमरों का जाल लगा है, तुम लोग बच नहीं सकते। सर, नीचे मौजूद गनमैनों को भी सतर्क कर देंगे, बल्कि कर दिया होगा। तुम तो गए। सोना, मोना चौधरी ने कठोर स्वर में महाजन से कहा। सब समझ रहा हूँ बेबी। कोई ज़रूरी नहीं कि सेना हमें कैमरों के ज़रिए स्क्रीन पर देख रहा हो। वो उस युवती के साथ मस्त व्यस्त हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। चलो। मोना चौधरी उस गनमैन की छाती पर पिस्टल गुर्राई। सेना के कमरे तक हमें ले चलो। वो हिचकिचाया, फिर बोला। कौन हो तुम दोनों? केबल वाले तो हो नहीं सकते। जुबान बंद रखो, महाजन गुर्राया। इस फ्लोर पर कितने गनमैन हैं? वो चुप रहा, घबराया रहा। जवाब दो वरना। 12। वो जल्दी से क्या उठा। 2 को हम हॉल में छोड़ आए हैं। मोना चौधरी गनमैन को देखती महाजन से बोली। एक यहाँ नीचे पड़ा और चौथा ये रहा। गनमैन के चेहरे पर घबराहट थी। हमें सेना के बेडरूम तक ले चलो, महाजन ने बेहद कठोर स्वर में कहा। नहीं, मैं नहीं ले जा सकता। ये मेरी नौकरी में शामिल नहीं है। वो सूखे स्वर में क्या उठा। तुम्हारी मौत नौकरी में शामिल है क्या? मोना चौधरी खतरनाक स्वर में बोली। अगले ही पल जो हुआ उसकी आशा तो मोना चौधरी और महाजन ने कभी नहीं की थी। गनमैन ने हाथ मारकर मोना चौधरी का पिस्टल वाला हाथ नीचे किया था और जोरदार घूसा उसके पेट में दे मारा। पीड़ा से दोहरी होती चली गई मोना चौधरी। महाजन चौंका। उसे लगा बाजी हाथ से गई। तभी गनमैन ने नीचे झुकी मोना चौधरी के चेहरे पर घुटने का वार किया। मोना चौधरी के पांव उखड़े और पीछे की तरफ लुढ़कती चली गई, परंतु गनमैन को कंधे पर लटकी गन उतारने का मौका ना मिला। महाजन उस पर छलांग लगा चुका था। वो जानता था कि गन का इस्तेमाल हुआ तो 8वें फ्लोर पर शोर पड़ जाएगा कि यहाँ कुछ हो रहा है। उसके बाद बच पाना संभव नहीं हो पाएगा। काम भी अधूरा रह जाएगा। महाजन गनमैन से जा टकराया। दोनों धड़ाम से नीचे जा गिरे और उसी पल गनमैन के हाथ में महाजन की गर्दन आ गई। महाजन को लगा कि उसका दम घुट जाएगा। उसने गर्दन छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं मिली। तो महाजन ने अपने बाएं पांव का जूता उसके पेट पर रखा और पूरी ताकत लगाकर झटका दिया। गनमैन 3-4 फीट हवा में ऊपर उछल उठ गया। महाजन की गर्दन से हाथ हट गया। उसके बाद वो वापस महाजन पर गिरने जा रहा था कि महाजन लुढ़कनियाँ खाता नीचे से निकल गया। गनमैन धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। तभी गनमैन को कूल्हे पर चुभन का एहसास हुआ। वो समझ ना पाया कि क्या चुभा है। उसने कंधे पर फंसी गन निकालकर हाथ में लेने की चेष्टा की, परंतु तब तक वो बेहोश में डूबता शांत पड़ गया। महाजन उठता खड़ा होता हुआ कह उठा। हमें ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए थी कि सेना गनमैनों को 1.5 लाख तनख्वाह देता है तो यूं ही नहीं देता होगा।
गनमैनों में दमखम भी होगा। खड़ा होकर महाजन ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी भी खड़ी हो चुकी थी। तुम ठीक हो बेबी? महाजन ने पूछा। हाँ ठीक हूँ। मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता थी। जिधर ये जा रहे थे हम उधर ही चलते हैं, आओ। दोनों उस तरफ ही बढ़ गए। इन बेहोशों को देखकर अब वो लोग सतर्क हो जाएंगे, मोना चौधरी ने कहा। मुझे अजीत सिन्हा की चिंता है, महाजन बोला। वो ऐसे कमरे में है जिसके भीतर उसकी मर्जी के बिना नहीं जाया जा सकता। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो? मुझे वो सच कहता लगा था बेबी। दोनों सावधानी से आगे बढ़े जा रहे थे। यह बेहोशी वाली पिस्टल मेरे पास भी होनी चाहिए थी, महाजन बोला। भीतर कैसे लाते? मैं तो छिपा कर ले आई, तुम कैसे लाते? मोना चौधरी की निगाह आगे बढ़ते हुए हर तरफ जा रही थी। मेरे पास दो हथियार लाने की जगह थी। एक को नीचे छिपा सकती थी, दूसरे को ऊपर। मैंने ऐसा ही किया। क्या ये हो सकता है कि अजीत सिन्हा हमें कैमरों से देख रहा हो? महाजन बोला। अगर वो देख रहा होता तो हम इतनी आसानी से नहीं घूम रहे होते। वो नहीं देख रहा। ठीक है। 4 गनमैन को हम बेहोश कर चुके हैं, बाकी बचे 8। तभी आगे के एक दरवाजे से एक गनमैन निकला। इन्हें देखकर चौंका। कंधे पर लटकी गन उतारनी चाहिए, उसी पल मोना चौधरी ने सुई वाली पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। गनमैन गन को ठीक तरह से हाथों में भी नहीं पकड़ सका और नीचे जा लुढ़का। 7 बजे, मोना चौधरी ने कहा। चाइनीज़ भी क्या 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 शानदार हथियार बनाते हैं। बेहोश करने वाली सुई जैसे हथियार को चीन ने ही जन्म दिया था। चीन का ये पुराना हथियार है, परंतु इस वक्त चीन का पुराना हथियार नए रूप में हमारे हाथों में है। अब हमें अपने काम में तेज़ी दिखानी चाहिए। वो लोग जब अपने आदमियों को देखेंगे कि वो बेहोश पड़े हैं तो तेज़ी से हमारी तलाश करने लगेंगे। हो सकता है वो नीचे से भी कुछ गनमैन बुला लें। हाँ, अब हम पूरी तरह खतरे में फंस चुके हैं। या तो अपना काम पूरा करें या फिर सेना के रहमो करम पर। महाजन के शब्द अधूरे रह गए। उनके कानों में मध्यम सी आवाज़ें पड़ी बातें करने की। दोनों की नज़रें मिली। वे पुनः दबे पांव आगे बढ़ने लगे। कुछ आगे बढ़ते ही वे आवाज़ें स्पष्ट होने लगीं। वो दरवाज़ा अब चंद कदमों की दूरी पर ही था जहाँ से वे आवाज़ें बाहर आ रही थीं। दोनों बे आवाज़ से आगे बढ़ते उस दरवाजे पर आ पहुँचे। मोना चौधरी ने सावधानी से सुई वाली पिस्टल थाम ली। महाजन ने जरा सा सिर आगे किए भीतर जाकर फिर सिर पीछे कर लिया। मोना चौधरी ने महाजन को प्रश्न भरी नज़रों से देखा। महाजन ने गर्दन हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया तो अगले ही पल मोना चौधरी पिस्टल थामे दरवाजे पर जा खड़ी हुई। देखते ही देखते आवाज़ें शांत होती चली गई। 7 लोग थे भीतर। खाना चल रहा था। 2 के कंधों पर गनें थीं। 3 ने गनें एक तरफ रखी हुई थीं। बाकी के 2 लोग खाना बनाने वाले लोग थे और उन्हें खाना खिला रहे थे। बड़ा कमरा था जिसके एक तरफ खुली किचन बनी नजर आ रही थी। सबकी निगाह दरवाजे पर खड़ी मोना चौधरी पर टिक चुकी थी। हाथ में उठी पिस्टल, चेहरे पर कठोरता, नज़रें सब पर घूमती हुई। सबकी आंखों में हैरानी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाहरी आदमी इस तरह उनके सिर पर पहुंच सकता है। ध्यान रखना, पीछे से महाजन का धीमा स्वर कानों में पड़ा। ये 1.5 लाख की तनख्वाह वाले गनमैन हैं। तभी एक ने कंधे पर लटकी अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाया। मोना चौधरी की उंगली हिली और जहरीली सुई उसकी बाह में जा धसी। गनमैन समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो चकरा कर नीचे जा गिरा। दूसरा गनमैन दीवार के साथ सटी गन की तरफ लपका। मोना चौधरी ने फुर्ती से पिस्टल उसकी तरफ की और ट्रिगर दबा दिया। वे आवाज़ सी सुई उसके बेआवाज़ सी सुई उसके शरीर में जा धंसी। तीसरे पल वो भी बेहोश होकर नीचे जा गिरा। सब हक्के बक्के से मोना चौधरी को देख रहे थे। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम सब एक साथ खाना खाने बैठ गए। कोई भी सुरक्षा इतनी पक्की नहीं होती कि उसे भेदा ना जा सके। तुम्हें एक एक करके या 2 की टोली में खाना खाने आना चाहिए था, मोना चौधरी ने कठोर स्वर में कहा। कौन हो तुम? क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? बताओ तुम। उसी पल मोना चौधरी सब गनमैनों का निशाना लेती ट्रिगर दबाती चली गई। किचन वाले दोनों व्यक्तियों का निशाना नहीं लिया। अगले चंद पलों में सब गनमैन बेहोशी में लुढ़के पड़े थे। वो दोनों व्यक्ति दहशत भरी निगाहों से मोना चौधरी को देखने लगे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि गनमैनों को क्या हुआ है जो इस तरह लुढ़क गए। गोली लगी होती तो खून बहता। क्या हो गया इन्हें? आओ महाजन। महाजन भीतर आ गया। सब लुढ़क गए। महाजन ने गहरी सांस ली। तुम दरवाजे पर रहो, मैं इनसे बात करती हूँ, कहकर मोना चौधरी उन दोनों की तरफ बढ़ गई। महाजन दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर नजर रखने लगा। उन दोनों के चेहरों पर भय नाच रहा था। तुम भी इन सब की तरह मरना चाहते हो? दांत भींचकर बोली मोना चौधरी। ये मर गए? एक के होंठों से निकला। हाँ, इस रिवॉल्वर से गोली नहीं जहरीली सुई निकलती है जो कि सामने वाले को कैसे मारती है ये तुम दोनों ने देख लिया है। अपनी कहो, मारूं? नहीं, मुझे मत मारना। मुझे भी नहीं, दूसरा घबरा कर कह उठा। तो जिंदा रहना चाहते हो दोनों? हाँ हाँ। मुझे अजीत सिन्हा तक ले चलो, मोना चौधरी दांत भींचे कह उठी। जल्दी, सोचना मत वरना। चलो, एक ने घबरा कर कहा। दोनों चलो, आगे तुम पीछे मैं। यहाँ भी चालाकी की मार दूंगी।
हमें मत मारना, हम तो खाना बनाने वाले हैं, बाहर निकलो। मोना चौधरी ने रिवॉल्वर वाला हाथ दरवाजे की तरफ किया। वे दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मोना चौधरी उनसे 3 कदम पीछे रही। महाजन साथ था। कहाँ जा रहे हो? मोना चौधरी ने पीछे से पूछा। हॉल में, मालिक वहाँ नहीं है सेना, मोना चौधरी बोली। वो हॉल के साथ लगते किसी कमरे में गए, साथ में लड़की भी है। सूजी मेम साहब होंगी साथ में। सूजी? ये कौन है? मालिक की खास है, घर की देखभाल वही करती है। मालिक और सूजी मेम साहब हॉल से किस तरफ वाले दरवाजे की तरफ गए? मोना चौधरी ने बताया। ओह, तब तो वो हम सबको देख रहे होंगे। क्या मतलब? तुमने जो बताया उस हिसाब से मालिक कंट्रोल रूम में गए हैं। यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं। उस कैमरे में बैठकर 8वीं मंजिल का मनचाहा दृश्य देखा जा सकता है। किसी से भी बात कर सकते हैं वहीं बैठे बैठे। मोना चौधरी के होठ सिकुड़ गए। सुना बेबी? महाजन कड़वे स्वर में बोला। हरामजादा हमें देख रहा है। ऐसा है तो उसने गनमैनों को सतर्क क्यों नहीं किया? हमारे बारे में? मोना चौधरी उसी मुद्रा में आगे बढ़ रही थी। लगता है हमारे लिए कोई बड़ा इंतज़ाम कर लिया उसने। हमें कैमरों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए था। आगे चल रहे नौकर इधर उधर मुड़ते आगे बढ़ रहे थे। पीछे मोना चौधरी सावधानी से बढ़ रही थी। महाजन भी सतर्क था। तब तुम्हारे पास मौका था उसे शूट करने का, जब हमने हॉल में प्रवेश किया था। लेकिन तब मैं आसपास का जायज़ा लेना चाहती थी। वो वक्त हमारे हाथ से निकल गया। क्या उसे हम पर कोई शक हो गया था, जो हमारे आते ही वो कंट्रोल रूम में जा बैठा? मोना चौधरी बोली। अब मैं क्या कहूँ? मुझे लगता है कि मेरे पास गन होनी चाहिए। महाजन कुछ परेशान सा था। दोनों नौकर एक दरवाजे पर जा टिटके। उन्होंने मोना चौधरी को देखा। क्या है? मोना चौधरी सतर्क स्वर में बोली। यही कंट्रोल रूम का दरवाज़ा है, खुलवाओ। वो भीतर से हमें देख रहे होंगे, नौकर ने कहा। मोना चौधरी की निगाह दरवाजे के ऊपर गई। वहाँ कैमरा लगा था और दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम रहा था। मोना चौधरी बरबस ही मुस्करा पड़ी। फंस गए बेबी, महाजन कह उठा। नीचे ढेरों गनमैन हैं, छत पर भी होंगे, और इस फ्लोर पर भी 3 गनमैन बचे हुए हैं। सेना हमारी गर्दन मुर्गी की तरह मरोड़ देगा। 8वीं मंजिल की छत पर हमारे शरीरों को आग भी लगा दे तो किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे लगता है हम जाल में आ फंसे हैं। जाल? महाजन ने मोना चौधरी को देखा। 28 करोड़ खर्च करके भला हमें कौन जाल में फंसाएगा? सेना अगर हमें देख रहा होता तो हमारे बारे में ज़रूर वो अपने आदमियों को खबर करता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। या तो वो देख नहीं रहा या फिर वो देख लेना चाहता होगा कि हम कैसे गनमैनों के काबू में आते हैं। अगर इन दोनों बातों में कुछ नहीं, तो यही समझा जा सकता है कि यहाँ पर हमारे लिए जाल बिछाया गया है कि हम यहाँ आएँ और पकड़े जाएँ। पकड़े जाएँ? क्या इस बात के लिए कृपा शंकर ने 28 करोड़ हमें दिए? कि तभी वहाँ तेज आवाज़ उभरी। हिलना मत, गर्दन हाथ भी नहीं हिलाना, ऐसे ही खड़े रहो वरना गोली चल जाएगी। मोना चौधरी और पारसनाथ बुद्ध की तरह ही रह गए। तभी दोनों की कमरों में गन की नालें आ लगी। नौकर घबराए से पलटे। तुम दोनों जाओ। वही आवाज़ पुनः उभरी। नौकरों ने राहत की सांस ली और वहाँ से दौड़ गए। तभी एक गनमैन मोना चौधरी और महाजन के सामने आ गया। हाथ में तभी गन दोनों की तरफ थी। दोनों की कमर से अभी भी गनें सटी थीं। मोना चौधरी और महाजन ने उस गनमैन को देखा। तुमने इस पिस्टल का इस्तेमाल मुझ पर किया तो उसी वक्त तुम दोनों को गोलियों से भून दिया जाएगा, गनमैन कठोर स्वर में बोला। मोना चौधरी कठोर निगाहों से उस गनमैन को देख रही थी। महाजन के दांत भी भिज चुके थे, फिर अगले पल कयामत से भरे थे। मोना चौधरी ने उसी प्रकार खड़े खड़े दाईं टांग को पीछे की तरफ मोड़ते हुए पीछे मौजूद गनमैन की गन को ठोकर मारी और खुद झुकते हुए पलट गई। गनमैन हड़बड़ी में संभलने में लग गया था। उसे आशा नहीं थी कि उसका शिकार ऐसा कुछ भी कर देगा। मोना चौधरी फुर्ती फुर्ती से पलटी और उसकी गन को पकड़कर जोर का झटका दिया। गन मोना चौधरी के हाथ में आ गई। इस दौरान सुई वाली रिवॉल्वर जेब में डाल चुकी थी। सामने खड़ा गनमैन फायर न कर पाया। अपने साथी को गोलियां लगने का खतरा था। मोना चौधरी ने फुर्ती से उस गनमैन की ओट ली और उसकी गर्दन के गिर्द बहा पकड़ ली और गन का रुख सामने खड़े गनमैन की तरफ कर दिया। चेहरे पर खतरनाक भाव थे मोना चौधरी के। बाजी को इस तरह पलटते देख सब हक्के बक्के रह गए। गन फेंको वरना मैं तुम्हें भून दूंगी, मोना चौधरी गुर्राई। तुम बच नहीं सकती, वो गनमैन कठोर स्वर में कह उठा। लास्ट वार्निंग में। उसने गन एक तरफ फेंक दी। मोना चौधरी ने महाजन की तरफ देखा। महाजन की कमर में अभी तक गन लगी थी। वो गनमैन परेशान नजर आ रहा था। तुमसे अलग से कहूँ कि गन फेंक दो? मोना चौधरी ने दांत किटकिटाए। वो कह उठा। मैं तुम्हारे साथी को मार दूंगा, तुम गन नीचे फेंक दो। उसके मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोना चौधरी ने खतरनाक स्वर में कहा और गन उसकी तरफ की। गनमैन सकपका उठा। ठहरो, मैं गन फेंकता हूँ, कहने के साथ ही उसने गन गिरा दी। महाजन ने गहरी सांस ली और गन उठा ली। मोना चौधरी ने गनमैन के गले से बांह हटाई और आगे को ढकेल दिया।
गन थामे वो सतर्क थी। बोल बेबी। महाजन गन संभाले गनमैनों को देखता कठोर स्वर में बोला, क्या करना है? हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। अगर सेना सब देख रहा है तो वो आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकता है, मोना चौधरी ने कहा। यानी निकल भी गया हो? कुछ भी हो सकता है। मोना चौधरी ने गनमैनों को देखते कहा, बचना चाहते हो तो हमें सेना के पास ले चलो। मोना चौधरी के शब्द अधूरे रह गए। उसने कंट्रोल रूम का सामने का दरवाज़ा खुलते देखा। वो दरवाज़ा सरक कर एक तरफ हो गया। भीतर का सारा नज़ारा स्पष्ट दिखाई देने लगा। सामने ही अजीत सिन्हा होठों पर मुस्कान लिए खड़ा था। उसने एक हाथ सूजी की कमर में डाल रखा था। वो निश्चिंत नजर आ रहा था। किसी प्रकार के खौफ घबराहट का असर उस पर नहीं दिख रहा था। खूब, अजीत सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा और सूजी की कमर में बाँह डाले आगे बढ़ा और दरवाजे से बाहर आ गया। शानदार। 28 करोड़ में मैंने कोई नुकसान का सौदा नहीं किया, इस बात का मुझे विश्वास हो चुका है। मोना चौधरी चौंकी। महाजन ने होठ सिकोड़कर मोना चौधरी को देखा, फिर कह उठा, तुमने सुना बीबी ये क्या कह रहा है? ये खतरनाक बात कह रहा है। मोना चौधरी के माथे पर बल नजर आ रहे थे। ये कह रहा है 28 करोड़ में इसने हमसे सौदा किया है कि हम इसे जान से मारें। मैंने भी ऐसे ही कुछ सुना है। अजीत सिन्हा के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। सूजी भी अब मुस्कुरा रही थी। कृपा शंकर मेरा मैनेजर है, अजीत सिन्हा बोला। मोना चौधरी, उसने मेरे कहने पर ही तुमसे मेरी जान का सौदा 28 करोड़ में किया। जो 28 करोड़ तुम एडवांस में ले चुकी हो वो मैंने ही कृपा शंकर के द्वारा तुम्हें दिया था। क्यों? मैं देखना चाहता था कि तुम में सच में दमखम है या यूं ही लोग तुम्हारा नाम लेते हैं। लेकिन मैं मान गया कि तो तुम्हारी खूबसूरती के नहीं, तुम्हारे खतरनाक अंदाज के दीवाने हैं। सच कह रहे हो कि यही बात है? मोना चौधरी बोली। कृपा शंकर से तुम फ़ोन पर बात कर सकती हो। मोना चौधरी कुछ पल खामोश सी खड़ी उसे देखती रही। कुछ समझ में आया बीबी? महाजन बोला। पूरी तरह नहीं। मोना चौधरी के होठ सिकुड़े, नज़रें अजीत सिन्हा पर थीं। और ये सब तुमने क्यों किया? महाजन बोला। मिस्टर महाजन, अजीत सिन्हा सिर हिलाकर कह उठा, मेरी पुरानी आदत है कि किसी से बड़ा सौदा करना हो तो पहले मैं छोटा सौदा करके सामने वाले की काबिलियत चेक करता हूँ कि वो बड़े सौदे के काबिल है या नहीं। तुम मर भी सकते थे। थोड़ा बहुत खतरा तो उठाना ही पड़ता ही है। वैसे मैंने तुम दोनों को पहचान लिया था जब तुम लोग टीवी की केबल चेक करने का दिखावा कर रहे थे। इन दिनों मैं बाहरी लोगों के प्रति सतर्क था, ख़ासतौर से यहाँ आने वाले बाहरी लोग कि उनमें मोना चौधरी ना हो। और वही हुआ। क्यों ना हम बैठकर आराम से बात करें? बहुत बातें करनी है हमने, वक्त भी लगेगा। डिनर नहीं लिया होगा तुम लोगों ने, मैंने भी नहीं लिया। डिनर से पहले एक दो ड्रिंक हो जाएं, बातें भी साथ चलेंगी। फिर अजीत सिन्हा ने गनमैनों से कहा, तुम लोग जाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बंधक के चौथे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।